हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछली बार हमने रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में चर्चा किया जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो आज भी हम उसी की पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और ये हमारी क्रिया कैसे संपन्न होती है, जिसमें आपको बताया गया था कि श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसका अर्थ यह होता है किसी भी जीव के अंदर होने वाली जो क्रिया होती है, हम लिविंग थिंग्स है, सजीव हैं, तो हमारे अंदर ये होने वाली क्रिया है, इसके लिए हम जैव कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जो विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके जो क्रिया संपन्न होती है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली इस क्रिया को हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यह वास्तव में एक ऐसी क्रिया है जिसको हम कहते हैं, यह एक अपचाई जिसको हम कैटाबोलिक कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल होता है वह मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टों में टूटता है। तो ऐसी क्रिया जब छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके की जाती है उसी को हम अपचाई क्रिया कहते हैं। तो जिस क्रिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आपको बताया गया था पिछली बार कि किस तरीके से वायु हमारे नासा मार्ग से होती हुई, ग्रसनी से होती हुई, कंठ से होती हुई फेफड़ों के अंदर पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे इस ग्लाटिस और एपिग्लाटिस के बारे में कि जैसे ही इस पॉइंट पर इस एपिग्लाटिस जहाँ से दोनों का रास्ता होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा अलग से भी एक फिगर बना करके आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह ट्रेकिया का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और यहीं से एपिग्लाटिस को इंगित किया गया है कि यहाँ से जैसे ही वायु अगर आगे बढ़ती है तो उसके आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते हैं। एक दिखाया गया है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं और दूसरी तरफ दिखाया गया है गलेट। इस ग्लॉटिस को हम घाटी द्वार कहते हैं और इधर गलेट है जिसको हम निगल द्वार कहते हैं। इस तरफ से अगर वायु प्रवेश करती है इसको एयर जो ट्रेकिया में जाती है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, और दूसरी तरफ जब एक साइड का रास्ता बंद होता है तो दूसरी तरफ यह भोजन जो ईसोफेगस ग्रास नली में जाता है जिसको हम फूड ट्यूब भी कहते हैं। तो इस फूड ट्यूब में या इधर विंड पाइप में यह आने के लिए जो कंट्रोलिंग का काम करता है एपिग्लाटिस, और वास्तव में इसके पीछे वजह क्या होती है। तो ये जो ग्लाटिस होता है, वास्तव में ग्लाटिस यह जो कंठ है इसके तीन पार्ट हैं, जैसे एपिग्लाटिस और एग्लाटिस है, और इसके बाद इसमें वोकल कार्ड होते हैं। ये वोकल कार्ड जिनको हम स्वर रज्जु कहते हैं, जो दो होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स वोकल कार्ड होते हैं। और इन्हीं वोकल कार्डों के माध्यम से, इन स्वर रज्जुओं के माध्यम से ही वायु प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। अब इस फिगर के माध्यम से स्थिति को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक फिगर है कि खुला कंठ द्वार, दूसरा है बंद कंठ द्वार। कंठ द्वार तथा स्वर रज्जुओं की स्थिति का रेखा चित्र इसमें दिखाया गया है कि हमारा जो कंठ जो लैरिंग्स होता है उसमें एक ही आप देख रहे हैं जिसको मैंने लिखा है, इसको ट्रू वोकल कार्ड। ये जो पॉइंट है ट्रू वोकल कार्ड है, दो तरफ से हैं। और ये दूसरा जो दिया है जिसको हम फॉल्स वोकल कार्ड कहते हैं। ऊपर ये लिखा है कार्निकुलेट कार्टिलेज और यहाँ पर लिखा गया है कोनिफॉर्म कार्टिलेज, जिसमें यह जो ट्रू वोकल कार्ड होता है जिसको हम यथार्थ स्वर रज्जु कहते हैं, वास्तव में काफ़ी लचीला होता है। यह जो स्वर रज्जु होता है जो लिगामेंट का बना है दोनों, तो ये काफ़ी लचीला होता है। लेकिन दूसरा जिसको हम फॉल्स वोकल कार्ड या जिसको हम मिथ्या स्वर रज्जु कहते हैं, यह इसकी अपेक्षा थोड़ा कड़ा होता है। और ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रास्ता देते हैं। इन दोनों स्वर रज्जुओं के बीच में, वोकल कार्ड के बीच में जो गैपिंग होती है, जो दरारनुमा जो रास्ता बना है, उसी रास्ता को हम ग्लॉटिस कहते हैं, जिसकी हिंदी कंठ द्वार होती है। कंठ द्वार उसका एक रास्ता होता है जिससे वायु आती और जाती है। और यहाँ पर ये जो ढक्कन नुमा रचना दिखाया गया है इसी को हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो इसको ढकने का काम करती है। यह जब खुला हुआ है तो यहाँ से वायु जाती है और यहीं से वायु बाहर निकलती है। दूसरे फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है कि यह दोनों जब स्वर रज्जु
फाल्स वोकल कार्ड मिथ्या स्वरज्जु या ट्रू वोकल कार्ड यथार्थ स्वरज्जु, जब यह दोनों आपस में सट गए हैं तो एक तरह से जो ग्लॉटिस, जो कंठ द्वार है, जो वायु का आने और जाने का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। यहाँ पर यही बताने का मेरा ये था कि वास्तव में ग्लॉटिस होता क्या है। यह हमारे कंठ के अंदर ये दो लिगामेंट से बने हुए जो स्वर रज्जु हैं, इनके द्वारा वायु का अंदर फेफड़ों में प्रवेश करना और फेफड़ों से बाहर निकल करके नासिका के द्वारा बाहर निकल जाना, ये इनका फंक्शन होता है। और जैसे ही वायु, जब इसके हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, अब वहाँ से वायु जब बाहर निकल करके इन वोकल कार्ड के मध्य से जब गुजरती है तो उसमें कंपन पैदा होता है, और जब वो कंपन पैदा होता है तो उसी कंपन की वजह से ध्वनि पैदा होती है, और हमारे मुख गुहिका ये सारे लोग मिल करके प्रतिध्वनित का काम करते हैं, जिससे गूंज निकलती है। अब यहाँ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये चीज़ बताया गया। यहाँ से जैसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे लैरिंग्स के बारे में। और जैसे हमारे सामने गले में जो उभरा हुआ जो दिखता है, आज बहुत से जगहों पे चीज़ पढ़ाया जाता है कि वास्तव में लड़कों के अंदर होता है, लड़कियों के अंदर नहीं होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो वास्तव में है क्या चीज़, जब बच्चे शुरुआती अवस्था में होते हैं तो दोनों में समान होता है, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी की स्थिति आती है, यौनारंभ आरंभ होता है, तो यह लड़कों में काफ़ी विकसित होने लगता है और लड़कियों में इसकी विकास की गति कम हो जाती है, जिसकी वजह से लड़कों की आवाज़ भारी होती है और लड़कियों की आवाज़ पतली रह जाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में वो चीज़ उनके अंदर नहीं होता है, उनमें अल्प विकसित अवस्था में होता है और बालकों में काफ़ी विकसित अवस्था में होता है। इससे पहले बताया गया है कि जब कंठ के द्वारा जब ऑक्सीजन अर्थात वायु के माध्यम से ऑक्सीजन जब आगे बढ़ती है तो फेफड़ों में पहुंचती है, लेकिन फेफड़ों में पहुंचती है तो वास्तव में कैसे वो फेफड़ा काम करता है, यहाँ पे दो फिगर दिया गया है। एक ऊपर जिसको मैंने लिखा है अंतःश्वसन, नीचे निःश्वसन। जब हम वायुमंडल की ऑक्सीजन को खींचते हैं और उसको बाहर छोड़ते हैं, इसी क्रिया को हम ब्रीथिंग या सांस लेना कहते हैं। जैसे ही हम सांस को खींचते हैं, जैसे ही जोर लगा करके हम खींचते हैं तो क्या होता है कि हमारा फेफड़ा फूलता है और फिर जब बाहर निकलते हैं तो फेफड़ा हमारा पिचकता है। तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो श्वसन की क्रिया विधि है, वास्तव में एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन आंतरिक श्वसन, यह दो चरणों में क्रिया संपन्न होती है, जिसमें फोकस मेरा अभी ये वायु श्वसन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के ऊपर होगा, जिसमें यहाँ पर पॉइंट आगे लिखा गया है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जिसको हिंदी में सांसोच्छ्वास या श्वासन कहते हैं। और यही श्वसन की जो सांसोच्छ्वास या श्वासन की जो क्रिया है दो चरणों में पूर्ण होती है, जिसको लिखा गया है अंतः श्वसन, या इसको हम निःश्वसन कहते हैं। अर्थात जो वायुमंडल से वायु अंदर खींचते हैं उसको हम अंतः श्वसन या निःश्वसन या इसको इंस्पिरेशन कहते हैं, जो अंदर ली जाती है और जैसे ही इसको बाहर छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं नासा मार्ग से, उसको हम निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन बस थोड़ा सा अंतर है हिंदी में, इंग्लिश में आसान है इसको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन समझना, तो उसको हम निःश्वसन कहते हैं। अब यहाँ पर गैसों का दिखाया गया है कि वास्तव में कौन सी गैस कितनी ली जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो बाहर छोड़ने का जो इसका अनुपात है यह कुछ भी नहीं यूज होता है, पूरा का पूरा बाहर निकलता है 78%, और ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 4% की कमी हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 0.03% था और यहाँ पे 4%। यहाँ वास्तव में बताना है कि यह कैसे काम करता है। इसमें दो तरह की पेशियाँ होती हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, लिखे हैं कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिसको आंतरिक अंतरापरशुक पेशियाँ कहते हैं, और यहाँ होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिसको हम बाह्य अंतरापरशुक पेशियाँ कहते हैं। ये दोनों पेशियाँ, दोनों मसल्स क्या होती है, डायफ्राम से जुड़ी होती हैं। यहाँ ये डायफ्राम से, ये जो हमारा डायफ्राम क्या होता है, एक मांसल पट्टी होती है जो पहले भी बताया गया है, जिसके ऊपर दोनों ये लंग्स बेस आधारित होते हैं, ये इसके ऊपर टिके होते हैं। और ये बाहर का जो है, जो रिब होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, ये पूरा जो है पिंजड़े की तरह से घेरा बना होता है, जिसके बीच में हमारे आंतरिक अंग सुरक्षित होते हैं। तो जैसे ही ये मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, ये क्या होती है, फैलती है, जैसे ही ये स्ट्रेच होती है, जैसे भी हम सांस खींचते हैं
तो खींचते हैं तो क्या होता है कि हमारा वक्ष गुहा का आयतन ये बढ़ जाता है। ये थोरेसिक कैविटी जिसको कहेंगे, पूरा जब बढ़ जाता है तो बढ़ने का मतलब फेफड़े और फैलते हैं। ये जैसे ही ये सिकुड़ती है तो इसका आयतन बढ़ता है, डायफ्राम नीचे जाता है जो एरो के माध्यम से दिखाया गया है, और डायफ्राम नीचे जाएगा और पसलियाँ ऊपर उठती हैं। ये ऊपर उड़ता है, डायफ्राम नीचे जाता है तो हमारा आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाता है तो वायु यह नासा मार्गों से होती हुई ये सीधे आकर के फेफड़ों में फैल जाती है, फेफड़े फूल जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं अंतः श्वसन, इंस्पायरेशन। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या होती है, फिर वापस एक बार हमने ऑक्सीजन वायुमंडल से तमाम गैसों के माध्यम से खींचा और जब पूरे शरीर में जब विसरित हो जाती है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो वापस जब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होती हुई जब वापस फेफड़ों में पहुँचती है तो क्या होता है कि ये जो मसल्स है इंटरकॉस्टल्स मसल्स, ये क्या करती हैं कि ये फिर वापस यहाँ पे ये जब रिलैक्स अवस्था में आती हैं, ये फैलती हैं और ये रिलैक्स अवस्था में आती है, यानी सिकुड़ती हैं। जब ये सिकुड़ती है तो डायफ्राम ऊपर आता है, यानी रिवर्स कंडीशन होती है। ये अपनी पूर्व अवस्था में आता है। जब पूर्व अवस्था में आता है तो इस फेफड़ों के ऊपर दबाव पड़ता है, जब दबाव पड़ता है तो बाहर निकलती है, यानी फेफड़े यहाँ पे सामान्य अवस्था में आते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम निःश्वसन या इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन होती है। यहाँ पर सिर्फ अभी आपको बताया गया है, हम इस वायु श्वसन के ब्रीथिंग के पार्ट को केवल अभी देख रहे हैं कि कैसे वायुमंडल से ऑक्सीजन को हम खींच रहे हैं और इसको कैसे हम बाहर छोड़ रहे हैं। अब वास्तव में अब इसके बाद ये जो फेफड़े में, इस फेफड़े के अंतर्गत अब यह ऑक्सीजन कैसे ग्रहण की जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर रिलीज होती है, इसको फिर हम आगे डिटेल में हम देख रहे हैं। हमने बताया था कि जैसे ही वायु इस फेफड़े में प्रवेश करती है तो फेफड़े में यह हमारी श्वास नली, श्वसनिकाएँ और अंत में बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाकर के अंगूर के गुच्छे की तरह जो रचना बन जाती है, जिसको हम वायु कोष्ठक या एल्वियोलस कहते हैं। और इस एक एल्वियोलस अर्थात एक वायु कोष्ठक की रचना यहाँ पे दिखाई गई है विस्तृत रूप में, और कैसे यहाँ पर वायुमंडलीय गैस ऑक्सीजन का अंदर आना और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निस्तारण दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले फिगर के बारे में देखते हैं कि वास्तव में फिगर का नामकरण आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये आरबीसी है, रेड ब्लड कार्बोसेल्स, लाल रक्त कणिका जगह जगह दिखाई गई है। और ये जो द्रव है ये प्लाज्मा, क्योंकि रक्त की बात करते हैं तो रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ये प्लाज्मा होता है। यह ब्लड का हिस्सा होता है, तो जिसमें आरबीसी कणिका को दिखाई गई है। और यहाँ से यह रक्त, जो इससे पहले आपको वीडियो में बताया गया था कि फुफ्फुस धमनी जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वह हृदय से रक्त को फेफड़े में लाती है। और क्रमशः जब रक्त वाहिनियों का जाल बन जाता है, जब ब्लड कैपिलरी जब पतली पतली बन जाती है, तो यही दिखाया गया है कि वह फुफ्फुस धमनी से रक्त वापस यहाँ पर आ रहा है और कैसे फिर यहाँ से फेफड़े के अंदर जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर ब्लड वायुमंडल से जब ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो यहाँ से आरबीसी को दिखाया गया कि आरबीसी में ब्लड संयुक्त होता है, आरबीसी में ऑक्सीजन संयुक्त होता है, और संयुक्त होने के बाद यह फुफ्फुस शिरा को, जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, वहाँ से रक्त आगे बढ़ता है। तो अभी यहाँ पर दिखाने के लिए, और यहाँ लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रही है, वैसे ही डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आ रही है, यहाँ पे दिखाया गया है। और इस एरो के माध्यम से वायु बाहर निकल रही है और ये वायु अंदर आ रही है। यहाँ पर इसका जो है कांशिक जो प्रेशर, जो दाब होता है, वो दिखाया गया है कि जो फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड में PO2 के रूप में दिखाया गया है 40 mmHg, और यहाँ पे PCO2 जिसको 45 mmHg दिखाया गया है। और यहाँ इस फेफड़े के अंदर जो एक वायु कोष्ठक जो एल्वियोलस है, इसके अंदर PO2 जिसका जो दाब होता है 104 mmHg, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 40 mmHg है। तो एक तरह से जब डिफ्यूजन के बारे में, विसरण के बारे में कोशिका के चैप्टर में पढ़ाया गया है कि विसरण कैसे होता है गैसों का, हमेशा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ उसका विसरण होता है। और जैसे ही यहाँ पर ये पहुँचती है, जब ये ऑक्सीजन इस ब्लड के माध्यम से यहाँ पर आती है, तो यह आसानी से जो वायुमंडल से ऑक्सीजन इसमें आ रही है, यहाँ पे इसका देख रहे हैं कि दाब ज़्यादा है, तो वह स्वतः विसरण के द्वारा अंदर आती है और ये आकर के
आरबीसी के हीमोग्लोबिन से मिल जाती है, जिसके बारे में अभी आगे मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। यह आके संयुक्त हो रही है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 है और इसका जो है 45 है। यहाँ पर जब आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वापस डिफ्यूजन के द्वारा वैसे ही विसरण के द्वारा यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ यह प्रक्रिया बराबर अनवरत गति से चलती रहती है। और यहाँ जो कि फुफ्फुस शिरा, इसमें क्या होता है, जब इस ब्लड में इस वायुमंडल की ऑक्सीजन मिल जाती है तो ब्लड शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के लिए वापस फिर जब शुद्ध होता है तो हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरे बॉडी में फैल जाता है। और जब पूरे बॉडी में फैलता है और फैलने के बाद अंतिम जो टॉप पोर्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और वहां से पहुंचने के बाद फिर वापस जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो इसके माध्यम से यहाँ पर आती है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अभी आगे फिर मैं आपको जो है एक फिगर के माध्यम से दिखाएंगे कि वास्तव में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ऊतकों के माध्यम से वह कैसे फिर डिफ्यूज होती है। अब इस फिगर के माध्यम से हम देखेंगे कि वास्तव में अब ऊतक स्तर पर गैसों का विनिमय कैसे होता है। इससे पहले हमने कि फेफड़ों में देखा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है वहाँ पे, और जब वहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है और ग्रहण करने के बाद वो हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और फुफ्फुस शिरा के द्वारा वह पहले हृदय में पहुंचती है और हृदय के बाद वो पूरे शरीर में विस्तृत हो जाती है, पूरे शरीर में वो फैल जाती है। और फैलने के बाद फिर जब वह ऊतक स्तर पर वहाँ से जब कोशिका तक पहुँचती है और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज का विखंडन होता है और वहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फिर बाहर निकलती है और वहाँ से वापस फिर फेफड़ों में और फेफड़ों से फिर नासामार्ग से बाहर कैसे निकलती है, तो इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। और यदि इस चैनल पर प्लीज़ पहली बार आप आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। यहाँ ऑक्सीजन का परिवहन ठीक वैसे ही होता है विसरण के माध्यम से। यह हीमोग्लोबिन ला करके यहाँ पर पहुँचाने का काम करता है और जैसे ही लाता है तो ऑक्सीजन जब पहुँचती है कोशिका के अंदर तो ग्लूकोज को तोड़ने में अपचायी क्रिया के माध्यम से काम होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया में। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है, पानी बनता है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है उसके बाहर निकलने के 3 कंडीशन हैं। पहला है कि प्लाज्मा में घुली अवस्था में, दूसरा है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में और तीसरा है कार्बेमिनो यौगिकों के रूप में। ये जो फिगर है रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन था क्लोराइड, हैमबर्गर एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसको बताया था, उनके नाम पर शिफ्ट का रेखा चित्र। यहाँ पर ये टिश्यू कैपिलरीज है जो कि एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। और जब पहले हम बात करते हैं इस प्लाज्मा में घुली अवस्था में इस कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि 7%। वास्तव में यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस प्लाज्मा में इसके घुलने की जो क्षमता है वो 20 गुना है, 20 गुना अधिक घुलने की क्षमता है। उसके बावजूद केवल यहाँ से 7% प्लाज्मा में घुल करके ये बाहर निकलती है, वहाँ पहुँचती है। दूसरा कंडीशन है यहाँ पर दिखाया गया है 70%। इस आरबीसी के अंदर जो जल है, जो लाल रुधिर कणिका के अंतर्गत जो जल है, उस जल से मिल करके यह H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाती है। और यह जो कार्बोनिक अम्ल बनता है, यहाँ पे एक रिएक्शन में दिखाया हूँ कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इस एंजाइम का जब प्रयोग होता है तो इसकी क्षमता 5000 गुना अधिक हो जाती है। और जब यह 5000 गुना अधिक होती है तो यह कार्बोनिक अम्ल पुनः 2 आयनों में तुरंत टूट जाता है, एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा होता है यह बाइकार्बोनेट आयन जिसको कह सकते हैं, यह CO3। अब जब इसमें टूट जाता है तो इस स्थिति में यह इसमें इतनी अत्यधिक विसरण की क्षमता होती है कि विसरण के माध्यम से इस आरबीसी से वो बाहर निकल करके वो प्लाज्मा में चला आता है। तो जब ये बाहर प्लाज्मा में चला आता है तो इस प्लाज्मा के अंदर जो आयन्स, क्लोराइड आयन्स हैं, जो लवण होते हैं उसमें क्लोराइड है, तो ये क्या करता है कि इसकी जगह को लेने के लिए फिर ये क्लोराइड आयन अंदर पहुँचता है ताकि इनकी जो साम्यावस्था है वो बराबर रहे, क्योंकि अम्ल क्षारक दोनों का काम करता है ब्लड, तो इसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। और इस स्थिति में जब यह प्लाज्मा में जब आ जाता है तो फिर इसके बाद श्वसन तल पर इसी कंडीशन से फिर आगे बढ़ते हुए वहाँ वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं, तीसरी जो कंडीशन है कार्बेमिनो यौगिक के रूप में,
यहाँ पर भी क्या होता है कि जो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जब जुड़ता है, जैसे आपको बताया कि उसमें इतनी क्षमता है हीमोग्लोबिन के अंदर कि उससे ऑक्सीजन भी जुड़ता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ता है। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके यहाँ लिखा गया कि HHbCO3, जिसको हम कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस यौगिक के बनने के बाद यह लगभग इससे 23% यह परिवहन इसके माध्यम से होता है। और यह एक ऐसा हीमोग्लोबिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत अधिक क्षमता होती है। जैसे अभी इतना आपको बताया गया कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है जहरीली, उसको भी उतनी ही, उससे बहुत अधिक ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता उससे होती है। और यही कारण है कि जब भी कोई घर में धुआं जला करके अगर बैठता है तो उसको मना किया जाता है, क्योंकि तुरंत वो जो है ग्रहण कर लेते हैं और फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन ग्रहण करने की वो कम हो जाती है। और यही वजह है कि धूम्रपान करने वाले लोगों का फेफड़ा जाम हो जाता है और उनकी तमाम बीमारियां होती हैं। तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसके वजह से इसके अगले पार्ट को, जो इसका आंतरिक श्वसन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें सेलुलर रिस्पायरेशन के पार्ट प्लस इस श्वसन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद।